लेसन 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कोई वस्तु कोई वस्तु उस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, तो यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश पारदर्शी माध्यम के पार जा सकता है। प्रकाश से संबंध अनेक परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। छोटे प्रकाश स्रोत किसी पारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, और इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रकाश को न तो तरंग मानता है और न ही कण। इस सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुण तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी अर्थात तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, इनको हम आगे देखेंगे। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो तो वह अवतल दर्पण कहलाता है, और जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। इन दर्पणों को हम आरेखीय निरूपण करते हैं, तो इनमें जो इसका छायांकित भाग है वो दर्पण का पृष्ठ भाग छायांकित है, और इसका उदाहरण है चम्मच। तो चम्मच का अंदर की ओर का वक्रित पृष्ठ भाग अवतल दर्पण जैसा होता है, तो चम्मच का बाहर की ओर का उभरा हुआ पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा होता है। अब हम देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण है इसमें क्या क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को P अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको अक्षर C से निरूपित किया जाता है, और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग
नहीं होता। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिसे गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो गोले की जो वक्रता त्रिज्या है उसी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और जो आर की दूरी होती है वो पीसी ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी के बराबर होती है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण में एक ध्रुव होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना करते हैं। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ गोलीय दर्पणों का निरूपण है। ये छायांकित भाग है तो ये वाला सही है। तो ये जो छायांकित भाग है वो इधर की साइड होना चाहिए, तब जाकर के सही होगा। सूर्य की ओर से या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखने से आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती है और अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु या कागज को अवतल दर्पण की किरणें जला देती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है। ये P परावर्तक पृष्ठ पर स्थित है। इसको पोलर कहते हैं, ध्रुव। ये बीचों बीच मध्य में स्थित होता है और ये गोले का केंद्र है जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र भी दर्पण का भी वक्रता केंद्र यही होगा। गोले का वक्रता केंद्र है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा और जो वक्रता त्रिज्या गोले की है वही सी से लेकर पी तक वक्रता त्रिज्या है जो गोले की है वही दर्पण की होगी। और इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो सामने बनेगा। ये इसके विषय में हमने आपको बता दिया कि वास्तविक बनता है और सीधा बनता है, तो किरणों से ही बनता है। और ये फोकस है। जब अनंत पर वस्तु रखी होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है। और ये उत्तल दर्पण है, छायांकित भाग अंदर की ओर है। तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो पृष्ठ के पीछे बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है और ये आभासी बनता है और सीधा बनता है। और जबकि इसमें उल्टा बनता है, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और ये वक्रता केंद्र है और ये इसकी वक्रता त्रिज्या भी है PC। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर ये जो आपतित किरणें हैं वो परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई या प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और जबकि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें समांतर किरणों मुख्य अक्ष पर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो उत्तल दर्पण है तो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है परावर्तित किरणें। इसमें ये F को मुख्य फोकस है, इसको F से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव और F के मध्य की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की ये गोलीय दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। तो इसकी वृत्ताकार सीमा रेखा M और N है। तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास,
तो यहाँ m और n से जो सीधी दूरी है ये इसका व्यास हो जाएगा। तो इसको तो जो सीधी दूरी यानी कि इसका जो व्यास है इसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो जो व्यास बनता है m और n से जो मध्य की दूरी है इसको हम ये दर्पण का की सीमा रेखा है और इसको हम व्यास कहते हैं और इसको दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। इसको दर्पण का व्यास भी कहते हैं, दर्पण का द्वारक भी कहते हैं और इसको m और n से प्रदर्शित करते हैं। छोटे द्वारक वाले छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी की दुगनी होती है 2f के बराबर होती है। किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस यानी कैपिटल F उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र यानी ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। यानी कि ठीक मध्य में होता है। यानी कि अगर कही जाए तो जो वक्रता त्रिज्या ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी हमने बताया था कि जो फोकस है वो मध्य बिंदु पर होता है, मुख्य फोकस। इसमें हम देख सकते हैं कि जो P और F के जो मध्य की दूरी है वो F और C के बराबर होती है। यानी कि R बराबर 2F होती है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब 6 कंडीशंस में बनते हैं। सबसे पहली स्थिति है अनंत पर। जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का। वास्तविक एवं उल्टा यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं 5 प्रकार लगातार, ये वास्तविक और उल्टे बनते हैं और एक ही प्रतिबिंब है जो आभासी व सीधा बनता है, वो ध्रुव और फोकस के बीच में जब बिंब होगा तब। और ऐसी स्थिति में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, विवर्धित बनता है और बड़ा बनता है। अब हम देखते हैं सेंटर। जो सेंटर और अनंत के बीच में होता है, सेंटर से परे जिसको बोलते हैं सेंटर और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब फोकस मुख्य फोकस तथा सेंटर के बीच बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। सेंटर पर होता है बिंब तो प्रतिबिंब भी सेंटर पर बनता है, सेंटर का सेंटर होता है, समान साइज का होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। सेंटर तथा फोकस के बीच में होता है तो प्रतिबिंब सेंटर से परे बनता है, विवर्धित होता है, बड़ा होता है, वास्तविक में उल्टा बनता है। और जब फोकस पर बिंब होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक विवर्धित बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और ये लास्ट का था कि ध्रुव और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित बड़ा बनेगा लेकिन आभासी तथा सीधा बनेगा। और ये कि ये कंडीशन जो अवतल दर्पण की जो कंडीशन है ये कि यही उत्तल लेंस पर लागू होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण इस प्रकार करते हैं। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अब इसका हमें एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होंगी। तो ये चित्र है, इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष फोकस से गुजरेगी और ये मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत होगी, समांतर किरण पर जाती है।
फिर अगला है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यानी पहले तो अनंत से आ रही थी और अब कहाँ से आ रही है, अब ये फोकस से आ रही है। तो यहाँ देखते हैं हम, तो ये देखिए फोकस से किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात अनंत पर चली जाएगी और यहाँ भी क्या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है और ये टकराने के बाद में अनंत की ओर चली जाती है। यानी कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसके वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ में चली जाती है और यहाँ भी ये सेंटर की ओर आती है और सेंटर से ही उसी पथ में वापस चली जाती है, क्योंकि दर्पण की सीधी अंबिका मुख पर आपतित होती है इस कारण। अब अगली कंडीशन चौथी देखते हैं। अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। यानी जो तिर्यक दिशा से आती है वो तिर्यक दिशा में ही चली जाती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। यहाँ तिर्यक दिशा से आई और परावर्तित होकर तिर्यक दिशा में चली जाए, इसमें भी यही स्थिति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। यानी आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। सभी स्थितियों में लागू होता है। अब इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अनंत पे है तो फोकस पर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये सेंटर और अनंत के बीच में है तो यहाँ सेंटर और फोकस के बीच में बन जाएगा, और यहाँ सेंटर पे है तो सेंटर में ही बनेगा प्रतिबिंब। और यहाँ जो बिंब है वो सेंटर और फोकस के बीच में है तो यह सेंटर से दूर बनेगा। और यहाँ अनंत पे है, अगर बिंब फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और यहाँ सबसे अलग ही है, क्योंकि यह ध्रुव और फोकस के बीच में है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा और बड़ा होगा और सीधा भी होगा। तो हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो आरेख है वो देखा था, प्रतिबिंब आरेख। अवतल दर्पणों के 6 उपयोग हैं। टॉर्च में, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट, तो वाहनों के हेडलाइटों में समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर है सेविंग दर्पण, दंत विशेषज्ञ और सौर भट्टी। तो 6 देख ली है। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों का हेडलाइट, सेविंग दर्पण, दंत विशेषज्ञ डॉक्टर और सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन लागू होती है। एक अनंत, जब बिंब अनंत पर रखा होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु के समान बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ध्रुव और
अनंत के बीच की बात है। अगर ध्रुव और अनंत के बीच में है तो बनने वाला प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो दो ही कंडीशन है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधे बनेंगे और हमेशा बिंब से छोटे बनेंगे और बनने वाले प्रतिबिंब होंगे वो फोकस या फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेंगे। उत्तल दर्पण यानी उत्तल एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है आगरे किले की एक दीवार में। आगरा किले की एक दीवार में एक ऐसा ही दर्पण लटका हुआ है जिसमें हम आगरे के ताजमहल का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ये आगरे के ताजमहल को देख सकते हैं और ये आगरे किले में लगा हुआ है। अब उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सिर्फ एक ही जगह बता रखा है और वो है वाहनों की साइड लाइट, यानी कि वाहनों के पार्श्व में लगे होते हैं, यानी कि पश्च दृश्य यानी कि विंग्स होते हैं। और इन दर्पण छोटे होते हैं लेकिन इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे और साथ में ड्राइवर को सीधा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है और वह पीछे देख सकता है इन दर्पणों के जरिए पूरे के पूरे बिंब को, यानी कि प्रतिबिंब को या बिंब को। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण का ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं तथा दर्पण की मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष मान लिया जाता है। अब बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष के अनुदिश यानी कि मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। हम इसमें देखते हैं कि जो मुख्य बिंदु को P माना गया है और इसके जो दाईं तरफ है बिंब यानी कि ध्रुव के बाईं ओर की जो सभी दूरियां हैं वो धनात्मक में ली जाती है। तो दाईं ओर की दूरियां धनात्मक में ली जाती है और जो ऊपर की जो दूरियां होती हैं वो भी धनात्मक में ली जाती है और जो नीचे की दूरियां हैं वो ऋणात्मक में ली जाती है। जैसे जो बनने वाला उल्टा प्रतिबिंब होता है उसके लिए ऋणात्मक होगा और जो प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा वो धनात्मक ली जाती है ऊंचाइयां। अब मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है, यानी कि बाई अक्ष की ओर ऊपर, और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, यानी माइनस वाई एक्स अक्ष पर। तो फिर इस तरह से हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं तथा यह चिन्ह परिपाटी दर्पण सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। दर्पण सूत्र एवं आवर्धन क्षमता। तो ध्रुव से बिंब की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को
B से प्रदर्शित करते हैं तथा फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, और ये ध्रुव से ही होती है। मुख्य फोकस की जो दूरी होती है उसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब इन तीनों राशियों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है जिसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं, यानी 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। और जब हम इन मानों का प्रतिस्थापन करते हैं तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनके चिन्ह बदल देते हैं। आवर्धन क्षमता, यानी कि आवर्धन क्षमता का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। तो यहाँ हम बिंब का सूत्र लेते हैं, यानी कि आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ हम इसकी दूरियों में भी ले सकते हैं। तो आवर्धन क्षमता हो जाएगा 1/v बटा 1/u, यानी कि m बराबर होता है, यानी कि बिंब की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। यह माइनस चिन्ह भी लगाते हैं। माइनस चिन्ह का उपयोग किया जाता है जब हम b यानी कि दूरी का उपयोग करते हैं, बिंब और प्रतिबिंब की दूरी का। बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्राय अक्ष के ऊपर होता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए तथा वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक लेनी चाहिए। आवर्धन के मान ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है तथा आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। एक प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं जो वक्रता त्रिज्या है वो r है। तो जो वक्रता त्रिज्या है उत्तल दर्पण में होगी, यानी बाईं ओर, तो ये प्लस में आएगी तो प्लस में आ जाएगी। और जो बिंब की दूरी है ये भी बिंब की दूरी माइनस में आएगी क्योंकि बाईं ओर होगी और दाएं तरफ होगी वक्रता त्रिज्या। और जो प्रतिबिंब दूरी है वो भी किधर आएगी, उत्तल दर्पण में दाएं तरफ ही आएगी, इधर की साइड में आएगी। और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो 1.50 मीटर आ जाएगी। फिर फोकस दर्पण से पीछे है, ठीक है। अब जो दर्पण सूत्र है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ हम इनके मान रख देते हैं इसमें, और मान को रखने के बाद हल करते हैं तो हल करने पर हमें प्रतिबिंब की जो दूरी आ जाएगी वो प्लस में आ जाएगी 1.15 मीटर। अब हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर h डैश बटे h। तो यहाँ पर हमें दूरी से निकालना है, तो दूरी में हम माइनस का चिन्ह लगा करके b/u कर देते हैं। अब माइनस 1.15 m बटे -5 मीटर, यानी कि -5 क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी है। तो यानी सॉरी, ये u जो है ये प्रतिबिंब दूरी है और b जो है ये बिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी में हम बिंब का भाग दे देते हैं तो हमें +0.23 प्राप्त होता है। अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा साइज में बिंब से छोटा होता है, यानी 0.23 गुना छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, सवाल है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो
तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग करेंगे। तो बिंब हमेशा ऊपर आता है, तो ये बिंब की ऊंचाई साइज प्लस 4 सेंटीमीटर है, तो बिंब हमेशा ऊपर ही आता है अक्ष के। बिंब की दूरी और बाकी सब क्या है, ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी यू है, वो भी ऋणात्मक क्योंकि वो इधर आएंगे। तो यहाँ से सब इधर की तरफ क्या माइनस आते हैं और यहाँ से सब इधर प्लस में आते हैं। तो फोकस दूरी माइनस में होगी और प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में होगी, और प्रतिबिंब का साइज है वो भी किस में आना चाहिए, माइनस में ही आएगा। तो हम यहाँ सूत्र है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ इसमें हम इनके मान रख देंगे, 1/, इनमें मान रख देंगे। मान रखने के बाद इनको हल करने पर हमें जो v है वो माइनस में प्राप्त होगी, हमें पता है। तो -37.5 सेंटीमीटर होगा। फिर पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब इसका आवर्धन देखते हैं कि h'/h, तो माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि दूरी से लेते हैं, तो -v/u। तो हमने यहाँ पर v/u लिया है। इसको हल करने पर h' कितना -6 सेंटीमीटर आया है। अतः प्रतिबिंब उल्टा है तथा आवर्धित है। यानी कि जो माइनस का चिन्ह आया है इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा है। अतः जो 6 सेंटीमीटर है इससे पता चलता है कि आवर्धित है और प्रतिबिंब उल्टा है और कैसा है, वास्तविक है। तो माइनस के चिन्ह से पता चल रहा है।